हेलो जी जनाब, आवाज आना शुरू हुई। अब आवाज आ रही है? अच्छा जी, जी सर चलेंगे, वेरी गुड जी। जी सर मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि मैनेजमेंट को तो हमने सर दो चार्ज गवर्नेंस को तो हमने बता दी ना चीजें। मुझे बताओ माइक आपको कब कब कम्युनिकेट करते हैं? तमाम ऑनलाइन वाले भी बता रहे हैं जी। सर जब हमारा दिल कर रहा है कि यार हम छोड़ देते, ये क्लाइंट का ऑडिट छोड़ देते, तो हम बता दें कि आपको नहीं सर हम क्या करेंगे? सर जब हमें रिमूव किया जाएगा तब हम बताएंगे। अच्छा जी सर, मैं क्लाइंट पे गया और मैंने देखा कि सर सीएफओ जो है वो जो सीईओ की सेक्रेटरी है उसको छेड़ रहा है, तो मैं जाके ये कंप्लेन कर दूं 15 पे? हैं नहीं सर, फिर क्या करें? सर हम सिर्फ वो मैटर्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताएंगे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से, जो लॉ के हिसाब से ऑर्डर की बताना जिम्मेदारी है। याद है भाई? अच्छा जी सर, जरा जल्दी से मुझे एक चीज ये भी बता दें कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हाँ जी सर, स्टीवर्ड है कौन? मैनेजमेंट स्टीवर्ड है यार, ये फिर वो मसला आ रहा है इसमें। ये अगर मैं इसको लेके जाऊं किस पे? रियल टेक वाला नहीं, ये तो है नीचे वाला। नीचे वाला ना। बात आ रही है? दोस्त मुझे एक बात बताएं सर, मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स का स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड का मतलब अमानतदार। हमारे सारे एसेट्स किसके नाम पे? यानी शेयर होल्डर्स के सारे एसेट्स किसको दिए जाते हैं? मैनेजमेंट को दिए जाते हैं। और मैनेजमेंट को गाइड किया जाता है, एजेंट बनाया जाता है कि तुमने जाके सर क्या काम करना है इसके भी आप पे, ठीक है जी। और फिर मुझे बताएं सर, जब मैनेजमेंट को आपने एजेंट बना दिया शेयर होल्डर्स ने, और शेयर होल्डर ने उनको गाइडेंस दे दी कि भाई आपने बिजनेस चलाना कैसे, उसके बाद क्या शेयर होल्डर्स को वो अकाउंटेबल भी हैं? और किस तरह अकाउंटेबल है? सर साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेंगे। जी सर, ऑडिटर और मैनेजमेंट को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तो नुकसान किसको होगा? शेयर होल्डर्स को होगा। कैसे? सर मिस स्टेटमेंट्स उनको आइडेंटिफाई नहीं होंगी। सर दो नंबरी हो सकती है उनके साथ। शेयर होल्डर और ऑडिटर का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? वो तो यार वो तो अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट ना हो, शेयर होल्डर का रिश्तेदार होना चाहिए उसको, ऑडिटर को। नहीं सर, अगर शेयर होल्डर का रिश्तेदार होगा ऑडिटर तो फिर मसला ये हो जाएगा। बेटा अब आवाज आ रही है इससे? अब चेंज हो गया, अब सेट है, अब क्लियर आवाज आ रही है, मैं घूम फिर सकता हूँ ना बीच में? अच्छा बता दो, मेरी आवाज आ रही है? मैं तो आ रही है आवाज। चलो जी। अच्छा जी सर, मुझे पता है शेयर होल्डर्स और ऑर्डर को इसलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि बड़े शेयर होल्डर्स बाज़ औक़ात जो है वो ऑर्डर के साथ मिलके छोटे शेयर होल्डर्स का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। जैसे डिविडेंड डिले करना, ठीक है जी, डिविडेंड डिले कर दिया, ठीक है जी। सर कोई रिलेटेड पार्टी है, एक और कंपनी है, बड़े शेयर होल्डर के बेटे की कंपनी है, उसके साथ फेवरेबल टर्म्स पे काम करना, ठीक है जी, और सारा बेनिफिट किसको दे देना? बेटे को दे देना। सर एक दफा हमारी टीम जो है वो पर्ल कॉन्टिनेंटल के ऑडिट पे गई थी, पीसी के ऑडिट पे गई थी, और ये बात चूंकि ऐसे एस्टेब्लिश फैक्ट है तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा क्लाइंट्स का नाम लेने का, ठीक है जी। जो
स्टैब्लिश फैक्ट है वो हम बताएंगे, ठीक है सर। उसमें एक बड़ी जो है वो जबरदस्त सीन ये हुआ कि उसके ऑडिट पे जो है वो जब ऑर्डर्स गए तो चीफ एग्जीक्यूटिव का बेटा उसी, चूंकि हाशवानी ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, उनकी एक पेरेंट कंपनी है पीएसएल, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, पीसी उसकी सब्सिडरी है। उसी ओनर की एक और कंपनी थी, उससे वो पानी की बॉटल्स परचेज करता था। क्या परचेज करता था? अच्छा, पानी की बॉटल्स अपने रिश्तेदार की कंपनी से परचेज कर रहे हो आप, ये चीज रिपोर्ट होनी चाहिए, है फेवरेबल टर्म्स से रिपोर्ट होनी चाहिए। सर हम रिलेटेड पार्टी की सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं हुई, वो रिपोर्ट ही नहीं हुई, ठीक है जी। और मैं उस पर आगे कमेंट नहीं करूंगा कि ऑडिटर ने मतलब एक इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे की। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए जी जनाब। तो सर बढ़े आगे। तो सर हुआ ये कि नहीं नहीं देखो, कुछ चीजें पर्दे में रखेंगे हम, ठीक है। नहीं नहीं बस मैं ये बता रहा था कि यार आप धोखाधड़ी कर सकते हो छोटे शेयर होल्डर्स के साथ, आप धोखाधड़ी कर सकते हो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ अगर शेयर होल्डर और सर कौन ऑडिटर जो है वो आपस में मिले हुए हो, ठीक है जी। तो इनको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मुझे बताओ, मैं दोबारा जा रहा हूं इस डायग्राम पे, बताओ हमने क्या 3 पार्टी रिलेशनशिप को देख लिया अच्छे तरीके से ऐसा। सर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, जरा तरीके से देखना, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी कंपनी का आपने एनुअल रिपोर्ट देखा है कभी? एनुअल रिपोर्ट देखी है? किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी है? नहीं देखी? मैं आपको लाइव दिखाता हूं सर, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं सर। ना 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 सुनो 2 मिनट। सर प्लीज बोर्ड पे। सर यहाँ देख लें, 2 मिनट के लिए देख लें यहाँ पे, अब अल्लाह करे डाउनलोड हो जाए। कैसे डाउनलोड कैसे करते हैं? मैं क्लिक कर दूं? चलो लोड हो रहा है। चलो जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बताता हूँ सर, एक एनुअल रिपोर्ट जब कंपनी देती है ना, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते और बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। क्या ऑडिटर एनुअल रिपोर्ट पे अपना ओपिनियन देता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? तो सर इसका मतलब है हमें पूरे एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, वो हमारे जिम्मा नहीं है। ऑडिटर ने रिपोर्ट करना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सिर्फ 5 कंपोनेंट्स हैं, इन 5 के अलावा ऑडिटर किसी चीज के लिए भी ये जिम्मेदार नहीं है। सर हमारे पास बैलेंस शीट जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, सर हमारे पास पीएनएल है जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और सारे नोट्स ऊपर से लेके नीचे तक सारे नोट्स, पॉलिसी नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, सारे नोट्स। इसके अलावा सर अदर इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है ऑडिट रिपोर्ट के, एनुअल रिपोर्ट के अंदर। और बाज़ औक़ात एक नंबर का सवाल पूछ लेता है, अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये लिस्ट तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में क्या होती है सर? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट का मतलब क्या है सर? बोर्ड अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचता है, साल कैसा गुजारा उन्होंने, ये बोर्ड अपना ओपिनियन दे रहा होता है कि जी बड़ा जबरदस्त बिजनेस गया, बड़े जबरदस्त प्रोस्पेक्ट्स आगे के भी हैं, ठीक है जी, हमने ये काम किए, ये नए नए प्लांट लगाए, ये नई नई प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट की, ठीक है जी, हमने इस साल कोई पेनल्टी पे नहीं की। इस तरह की सारी चीजें, अपनी अच्छाइयां कहां बयान कर रहा होता है वो? क्या डायरेक्टर रिपोर्ट के किसी स्टेटमेंट पे ऑडिटर ने ओपिनियन देना? नहीं सर। अब बताएं सर, उसके बाद एक और चीज आ रही होती है, रेशियोज एंड ट्रेंड एनालिसिस आ रहा होता है। हिस्टोरिकली हमने क्या कमाई की है, हिस्टोरिकली हमारी सेल्स कैसे चली है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बताती है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद नहीं होती है।
क्या इसके अंदर अगर कोई गलती है, क्या ऑडिटर उसके ऊपर ओपिनियन देता है? नहीं सर, अपना ओपिनियन नहीं देगा। ऑडिटर ने ओपिनियन सिर्फ किसके ऊपर देना है, और वो क्लियरली ऑडिटर मेंशन भी करता है कि जी वी हैव ऑडिटेड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विच इंक्लूड्स 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है क्लियरली। फिर मुझे बताएं सर, और मेरे पास क्या आ रहा था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। सर हमने आने वाले दिनों में इतनी इतनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, इस कंट्री में जाके काम करना है, अपने प्रोडक्ट के अंदर जो ये डेफिशिएंसीज है ये खत्म करनी है, इंटरनेशनली हमने जाके ट्रेड करना है, ठीक है जी, हमने मार्केट में टॉप 3 पोजीशन पे आना है, ये सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मुझे बताओ, ये जो मैं इस पॉइंट नंबर 3 को, जो अदर इंफॉर्मेशन हो, इसको मैं कहता हूं मुंह के फायर। ये क्या होता है? मुंह के फायर होते हैं, इस पे ऑडिटर को ओपिनियन नहीं देना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा इस पे रिलाय करके आके कल ऑर्डर को पकड़ेगा, भाई आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, ऑर्डर कहेगा भाई मेरी एक तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, एनुअल रिपोर्ट उसकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है इन 5 कंपोनेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देना, दैट इज इट, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सर आप आके ना आगे फिर फाइनल में एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे, ऑडिटर अगर इन चीजों में कोई गलती ढूंढता है ना, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, लेकिन अपने रिपोर्ट के थ्रू नहीं, एक और तरीके से, ठीक है जी। कैसे कम्युनिकेट करता है हमने आगे जाके देखना है, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर हम कोई ओपिनियन नहीं देते। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है सर? ये बताना जरूरी है, कंपनी को कंपनी लॉ के हिसाब से बताना जरूरी है कि उन्होंने इस साल कितनी ज़कात खैरात निकाली, कितने कितने जो है वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम किया, हॉस्पिटल में कितनी डोनेशंस दी, ठीक है जी, तालीम इदारों को कितनी डोनेशंस दी। ऐसा आई कैप को सीएसआर में बहुत पैसे मिलते हैं, जो लाइब्रेरीज आप देख रहे हो ना, ये दोनों सीएसआर के पैसों से बनी है, ठीक है जी। आईसीआई ने कोई 2-2.5 करोड़ रुपए एक दफा दिए, 2-2.5 करोड़ रुपए दूसरी दफा दिए। ये आपका जो एंडामेंट फंड चलता है, ये सारा सीएसआर की वजह से चलता है, ठीक है जी। ये लोग मुखैर हजरात आके पैसे देते हैं, तो मुझे बताओ ये मुखैर हजरात पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि सर इनको टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसका क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है इसका, ठीक है जी। कोई ऐसा नहीं है कि वो वाकई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में। अगर अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर क्या करेंगे? वेरी गुड सर। सर इसके लिए हमने आगे पढ़ना है सर, एक स्टैंडर्ड है आगे रिपोर्ट के अंदर, हमने वो जाके पढ़ना फाइनल में, यहाँ नहीं पढ़ना सर। ऑर्डर की जिम्मेदारियों में आता है ये कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मसला है तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, ठीक है जी। वो अपने अपने इस रिपोर्ट के ओपिनियन को तब्दील नहीं करेगा। अब बताएं सर। इससे शेयर होल्डर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हम अपनी रिपोर्ट शुरू ही किससे करते हैं? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फलां फलां व्हिच इंक्लूड्स दिस एंड दिस, नथिंग एल्स। हम कहते हैं भाई आपकी मर्जी है, आप तो यार, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, लोग तो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन पे यकीन कर लेते हैं, जा रहे होते हैं जी महबूब आपके कदमों में, लोग तो उसके पास भी पहुंच जाते हैं कि तावीज दे दो यार काम हो जाए, ठीक है जी। पता चला महबूब जो है वो महबूब खान चौकीदार का नाम था, वो आ गया जिंदगी में। नहीं, इस चीजों पे अगर वो बिलीव रख रहा है, हमारा कसूर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर सर मैंने लिखा जनाब ऑर्डर जो है वो कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये 3 चीजें याद रहेंगी, किस किस चीज, क्या क्या चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कवर्ड है सर? अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारे लेवल पर कुछ भी नहीं है, वो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। आपने कोई लंबी कहानी लिखनी, एक लाइन लिखनी है, वो लिखना क्या है? ऑडिटर जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन पे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। क्लियर है? अच्छा जी, देखो डाउनलोड हो गया होगा। हाँ सर, ये देखें सर, ऑन द मूव, आदमी का हाथ है मनुष्य। हाँ जी, फिर सर ऑन द मूव विद पीएसओ, ये शुरू हुआ सर। सीईओ का मैसेज। फिर सर कंपनी प्रोफाइल, कंपनी क्या करती है, क्या क्या बनाती है, कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स क्या है कंपनी की, चेंजेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कंपनी ने क्या क्या किया, ठीक है जी। मेजर इवेंट्स कंपनी के क्या क्या हुए, ठीक है जी। नसीबुलाल के 2 कॉन्सर्ट भी करवाए उन्होंने, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, मैनेजमेंट रिव्यू, ये मैनेजमेंट का रिव्यू सेशन शुरू हो गया सर। मैनेजमेंट रिव्यू का मतलब है मैनेजमेंट अपने मुंह से कह रही है कि हमने क्या क्या किया है। मुझे बताओ इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुंह के फायर होंगे नहीं होंगे टोटल?
सर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद सर हाईवे पहुंच गया, सर ये कह रहे जनाब नोटिस ऑफ द मीटिंग, ठीक है जी सर, ये सारी चीजें आ गई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है जी, हमारे डायरेक्टर्स क्या क्या करते हैं, क्या क्या हिसाब किताब है, कितनी मीटिंग इन्होंने अटेंड की, ठीक है जी, एंगेजमेंट ऑफ बोर्ड, इन्होंने मीटिंग्स कितनी अटेंड की, ये सारी चीजें आ गई। ये चले जा रहा है सर, फिर ये हमारी टोटल जो है वो ऑर्गेनोग्राम आ गया। अब यार ये हर कंपनी अपने हिसाब से काम करती है, ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, करते 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 चले ही जा रहा है, 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 हैं? ये पढ़ता कौन है? ये देखिए रेशियो एनालिसिस शुरू हो गया सर, रेशियो एनालिसिस शुरू हो गया सर, रेशियोज के बाद सर अब आया सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऑडिटर रिपोर्ट है और ये एड्रेस किसको हुई हुई है? जी जनाब, ये किसको एड्रेस हुई हुई होती है? शेयर होल्डर्स को एड्रेस हुई हुई होती है सर, टू द मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, ठीक है जी। अच्छा जी सर, फिर उसके नीचे सर ये सारी कहानी ऑडिट रिपोर्ट यहाँ खत्म हुई सर, ये आ गया सर हमारा बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ खत्म होगी ना उसके आगे भी कहानी आ रही होगी, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, बेसिक समझ में आ गई? हम किस पे ओपिनियन देते हैं? हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इन 5 चीजों पे ओपिनियन देते हैं, बाकी चीजों पे हम ओपिनियन नहीं देते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है जी। 2 ऑडिट फर्म्स ने करी है, बिल्कुल 2 ऑडिट फर्म्स ने ऑडिट किया है इसका, बिल्कुल सही कह रहे हो। चले जी बड़े स्टेप आगे, कॉपी करना है जल्दी से कर ले, शाबाश, वेरी गुड सर। हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं? 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था इसमें? 3 पार्टीज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 5 हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं, ठीक है जी मेरे बच्चे। अलग होता है, अनकंसोलिडेटेड का मतलब है ये इंडिविजुअल कंपनी का, यानी पेरेंट कंपनी का अपने अपने अकाउंट्स पे दिए, वो अलग आ रही, नीचे इसी में आ रही होती, इसी में आ रही, हाँ। उसके लिए अलग रिपोर्ट होती है, इसके लिए अलग होती है, यानी 2 ओपिनियन देते हैं कि अनकंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी सही है और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी सही है, ठीक है जी। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। सैयद अली क्या करें मतलब? यार देखो मैं एक बात बताऊं, एक मार्केट में जबरदस्त किस्म का चूरन बिकता है, बगैर नॉलेज के मैं आपको अंग्रेजी लिखना सिखाऊं? हैं? ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ड्राफ्टिंग अंग्रेजी लिखने को बोल रहे हो ना, मैं भी एक काम करूं यार, जो मैंने अभी आपको लिखा है अपने अल्फाजों में वापस लिखूं, ये ड्राफ्टिंग नहीं है। पहले थोड़ी नॉलेज तो भर दूं तुम्हारे अंदर। सेट है? सेट हो गया सैयद अली? इस वक्त वसीम अकरम मैं नहीं बनूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर। ये चैप्टर 1 है हमारा, ये इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा उसके एंड पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे सारी चीजों की, ठीक है जी। ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के अलावा किसी और को एड्रेस हो सकती है, फिर सर वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है जी। और सर बाज़ औकात ये होता है कि स्पेशल ऑडिट्स होते हैं, एससीसीपी आपसे कहता है कि जी ऑडिट करा के दो, शाबाश, ऐसी की तैसी तुम्हारी शिकायतें आ रही है तुम्हारे अगेंस्ट, आप ऑडिट करा के देते हो। वो रिपोर्ट फिर किसको एड्रेस होती है? वो नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है। हम इस वक्त किसकी बात करें सर? स्टैट्यूटरी ऑडिट की। बैंक के पास आप गए, लोन चाहिए, बैंक ने कहा ऑडिट करा के आओ, तो आपके ऑर्डर ने जो है वो ऑडिट करने के बाद एड्रेस किसको किया? रिपोर्ट बैंक को एड्रेस किया, ठीक है जी। कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड क्या होते हैं? FR2 अभी शुरू किया माद। कंसोलिडेटेड होता है पूरे ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक साथ बनते हैं, ठीक है जी। नहीं अभी जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, कितने लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ी है FR2? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेरेंट कंपनी कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है? 2। कौन कौन से? एक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और अच्छा मुझे बताओ पेरेंट कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उसकी जिम्मेदारी है? नहीं, पेरेंट कंपनी को सिर्फ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने, अपने नहीं बनाने। तो फिर क्यों बनाती है भाई वो? क्योंकि हमारा लोकल लॉ कहता है कि आपने अपने अकाउंट्स बनाने, यानी पेरेंट कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, ये आईएएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट किसकी है? लोकल लॉ की। आईएएस कहता है कि पेरेंट कंपनी सिर्फ एक अकाउंट्स बनाएगी, कौन से? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, ठीक है जी। नहीं बताऊंगा ना, बहुत फायदा है उसकी रिपोर्ट। जी जनाब, नहीं लिखूं? लिख लो।
कल से ना तुम्हारी आकाश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हमने इतना पढ़ लिया ऑडिट, आज इतना हम कवर कर लेंगे कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। एसओपीज का ख्याल करें। बेटा मैंने बिरयानी खाई है, गले गले में फंसी हुई। यार मैंने एक चीज नोट की, हमने उस तस्वीरें डाली क्लासों की, कोई लोगों की नेक्स्ट लेवल पे जली है, मतलब दिल दिल है। हेलो, हाँ मैं क्लास में, हाँ बोलो बोलो। मुझे पता नहीं, मैं सब क्लास में खत्म करके कॉल करूँ तुम्हें। चले जी, बस खत्म हो गया ना। अदर इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं करना, इस पे भी ओपिनियन देना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है जी। डन हो गया। You didn't share the audit file as a whole, so we can make hard copy। देखो मुझे बेटा अपने तरीके से चलने दो। अच्छा जी, चले जी। पता नहीं बेटा क्या हमने जो है वो उनकी भैंस चुराई है जी। हाँ क्या चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर बनाता ही नहीं है। डायरेक्टर भी कहाँ आता है कंपनी में? मैनेजमेंट है, बराए नाम मैनेजमेंट है, लेकिन असल मैनेजमेंट नहीं है। असल मैनेजमेंट कंपनी का हेड ऑफ मार्केटिंग है, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट है। चले जी प्यारे बच्चों, अगले स्टेप पे आते हैं हम सर। मुझे बताओ, मेरे पास दोबारा यहाँ आओ सर, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट पे आओ सर। 3 पार्टीज देख ली, इनका आपस में रिलेशनशिप देख लिया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली। जल्दी से सर मुझे आप बता दें शेयर होल्डर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 6 बताई थी, हाँ 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी। हाँ एक एक, हाँ और अपॉइंट करता ऑर्डर का, और एक ही जिम्मेदारी थी कि वो अपॉइंट करता है किसको, ऑर्डर में, ठीक है। मैनेजमेंट को तो अपॉइंट करना उसका अपना डिसीजन है ना, खुद भी तो काम कर सकते हो, जिम्मेदारी उसकी क्या है, सिर्फ ऑर्डर को अपॉइंट करना, ठीक है जी। हाँ जी यार, मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल क्या है? आबे दाबित। इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट क्यों क्यों बनाती है? बिल्कुल सही कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने। हाँ जी, अब सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, मैं आईएफआरएस पे जाऊं। अच्छा इसका नाम आईएफआरएस रखना सही नहीं है, इसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा सुनो, मैं पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपके सामने रखता हूं, सुनो दोस्त सुनो। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को देख के। सर मुझे बताएं, पाकिस्तान में सारी कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल बनाना है। बैलेंस शीट में पहले एसेट्स आएंगे, एसेट्स में पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे, फिर करंट एसेट्स आएंगे, फिर इक्विटीज की क्लासिफिकेशन होगी, फिर लायबिलिटीज आएंगी, लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म ऊपर होगी, करंट नीचे होगी। ये सारा सेटअप किसने बनाया? जी सर। सर ये आईएफआरएस ने हमें बताया गया यार आप ऐसे बना लो। तो आईएफआरएस एक फ्रेमवर्क है, क्या है जनाब? फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब है रूल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, जिसके हिसाब से आपने क्या बनाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। मेरा सवाल ये कि दुनिया में सिर्फ एक ही सेट ऑफ रूल है आईएफआरएस? नहीं सर, आप यूके जाएंगे तो वहां आपको क्या नजर आएगा? यूके गैप नजर आएगा। आप यूएसए जाएंगे आपको यूएसए गैप, यूएस गैप नजर आएगा। सर दुनिया की तकरीबन 169 कंट्रीज में आपको फ्रेमवर्क आईएफआरएस नजर आएगा, बाकी सब जगहों पे थोड़े थोड़े डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, ठीक है जी। मैं सर यूएस गैप भी पढ़ चुका हूं, क्योंकि मैंने सीएफए के पेपर दिए, वहां आईएफआरएस नहीं अप्लाई होता, वहां यूएस गैप अप्लाई होता। तो मैं आपको बता रहा हूं सर, कोई 40 के करीब डिफरेंसेस हैं आईएफआरएस और यूके यूएस गैप के अंदर, ठीक है जी, मेजर डिफरेंसेस है, ठीक है जी। कुछ चीजें वैसी हैं जो रिकंसाइल हो गई। आईएफआरएस 15 दोनों जगह पे सेम है, आईएफआरएस 16 दोनों जगह पे सेम है, आईएफआरएस 17 जो इंश्योरेंस का है वो दोनों जगह पे सेम है। अब जितने स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं वो मिल के बना रहे हैं ताकि इंटरनेशनली भी एक ही स्टैंडर्ड अप्लाई हो।
ठीक है जी, पुराने वाले वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होते जाएंगे, इससे वक्त गुजरता जाएगा। सर सुने, मुझे एक बात बताएं सर, पाकिस्तान की सारी कंपनीज को किसने बताया कि आपको IFRS अप्लाई करना है? किसने बताया? लॉ ने बताया। लॉ ने कहा कि सारी कंपनीज को IFRS अप्लाई करना है, ऐसे ही है? हाँ सर, हमारे कंपनी एक्ट ने बताया कि यार आपने जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने किसके हिसाब से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसी जगह डिफाइंड होता है, ऐसा ऐसे ही? व्हाट इफ डिफाइंड ना हो तो? मैं फिनलैंड चला गया, वहां के लॉ में लिखा ही नहीं अकाउंट्स कैसे बनाने। मैं वही जा रहा हूं, वही कहना चाह रहा हूं कि वहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फिर सुने जरा दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सुनो सुनो सुनो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, पहली चीज दिमाग में डाल दो। मैनेजमेंट ने पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, फिर उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। सर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट कैसे किया जाता है? सर कुछ कंट्रीज में लीगल रिक्वायरमेंट होती है, तो मैनेजमेंट उसको देख के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेती है। अच्छा, जहां लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ कंट्रीज ऐसी है दुनिया में जहां पर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप दुबई में चले जाए, वहां कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां हर बंदा अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होता है, ऐसा ही है। फिर ऑडिटर का काम और बढ़ जाता है, क्या चेक करना कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पिक किया गया है वो सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं। जहां लीगल रिक्वायरमेंट है वहां ऑडिटर बात नहीं करता। सर जहां लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है वहां ऑडिटर क्या करता है? अप्रोप्रिएटनेस चेक करता है। अच्छा, अप्रोप्रिएटनेस कैसे चेक करता है? मुझे बताएं सर, मैनेजमेंट ने एक तरीका तो ये ना कि नेचर ऑफ एंटिटी देख के, यानी एंटिटी का नेचर क्या है वो देख के हम फ्रेमवर्क पिक कर लें। जैसे कि सर छोटी एंटिटीज के लिए ना छोटे IFRS भी आते हैं, जिनको कहा जाता है IFRS फॉर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। छोटी कंपनीज के लिए कौन से स्टैंडर्ड हैं? सर छोटी कंपनीज में बहुत सारे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते, बहुत सारी टेक्निकल चीजें अप्लाई नहीं होती, ठीक है जी। तो सर पाकिस्तान में भी छोटी कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? सर IFRS फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसा? तो मुझे बताओ वो क्या देख के डिसाइड किया गया? अब मुझे बताओ, पाकिस्तान में एक जायंट कंपनी है PSO, क्या वो सर IFRS फॉर SMEs अप्लाई कर सकता है अपने ऊपर? नहीं सर, नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों? सर नेचर ऑफ कंपनी देखे, इतनी जायंट कंपनी है वो ऐसे तो नहीं कर सकती। अगर आप जाओ और वहां आपको IFRS फॉर SMEs नजर आए तो आप बीइंग एन ऑडिटर क्या करोगे? चैलेंज करना शुरू कर दोगे कि भाई ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही नहीं है। भाई अपना नेचर देखो, कद काट देखो, और ये देखो तो चड्डी पहन के घूम रहे हो, नहीं, आप अपने हिसाब से सारी चीजें रखो। अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, गौर से सुनना, बड़ी कंपनीज के लिए IFRS फुल स्कोप में अप्लाई होते हैं, छोटी कंपनीज के लिए क्या अप्लाई होता है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं एक छोटी कंपनी गया, वहां पर मुझे सर फुल स्कोप पे IFRS अप्लाई होते हुए नजर आए, कोई मसला नहीं, मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि बड़े IFRS के अंदर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं और सर IFRS और SMEs में रिक्वायरमेंट्स क्या है? कम है, वो मसला नहीं, हम कहेंगे ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं। और सर क्या देख के फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है? सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गौर से सुनना सर, गौर सुनना सर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है सर कुछ कंट्रीज में जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स अलग है, और जो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैंडर्ड की वो अलग है, उनके लिए स्टैंडर्ड्स ही अलग है। वो कहते हैं जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड्स, और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड्स। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, कंपनी बड़ी है लेकिन सर रिक्वायरमेंट्स क्या है? चलो जल्दी से मुझे बताओ, डेफर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, पहले डेफर टैक्स होता क्या है? एक स्टैंडर्ड है IAS 12, अप्लाई करते हो? करते हैं ना? क्या हाफ ईयरली अकाउंट्स पर डेफर टैक्स अप्लाई किया जाता है? सर स्टैंडर्ड आपको खुद इजाजत देता है कि आप हाफ ईयरली पे इसको रिकॉर्ड करो या ना करो, तवाजी मर्जी आहे, लेकिन फाइनल पे आके क्या करना? खैर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज में दो अलग अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तान में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन सर इंटरनेशनली ऐसा है। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गौर सुन गौर सुन गौर सुन, ये सारा मैंने एक एक करके दोबारा एक्सप्लेन करना है सर। मुझे पता पर्पस, सर मैं एक मुल्क गया, ठीक है जी, वहां लीगल रिक्वायरमेंट थी, मैंने कहा ठीक है भाई, लॉ ने डिफाइन कर दिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेहतरीन है, ठीक है जी। सर एक मुल्क में लॉ ने डिफाइन नहीं किया तो क्या करें? सर आप देखें, नेचर देख के उसके हिसाब से देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क जो उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो उठाया वो सही है
या नहीं? बड़ी कंपनी है तो सर फुल स्कोप पे होना चाहिए और छोटी कंपनी है तो अच्छा जी सर। फिर सर अगर किसी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं कि वो कहते हैं जी छोटे स्टैंडर्ड्स आपने इंटरिम पे अप्लाई करने और फाइनल पे आपने बड़े स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने, ऐसी कोई चीज अवेलेबल है तो मैं ये चेक कर लूंगा कि सर ऐसा तो नहीं कि किसी ने फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए क्या अप्लाई कर दिया, इंटरिम वाले स्टैंडर्ड्स, ये चीज सही नहीं है। फिर सर बाज़ औकात सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवामुन नास के लिए नहीं बनाते, बिल्कुल बिल्कुल फराज बिल्कुल सही कह रहे हो। बाज़ औकात आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवामुन नास के लिए नहीं बनाते। आप जाते हो बैंक के पास, बैंक से कहते हो मुझे लोन चाहिए, बैंक क्या कहता है ऑडिट करा के आओ, और ऑडिट कराने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आओ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाओगे रुको, आईएफआरएस वाले नहीं चाहिए, ये 4 पेजेस लो ऐसे बना के दो। अब बताओ तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या है? बैंक ने जो तुम्हें 4 पेजेस दिए हैं अकाउंट्स बनाने का तरीका उसमें लिखा है, उस तरीके से आपने अकाउंट्स बनाने। अब आईएफआरएस अप्लाई नहीं करना। सर फिर सर बाज़ औकात आपको टैक्सेशन अथॉरिटीज कॉल करती हैं कि आप इस दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हिसाब से बनाएंगे। एक तो आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए बनाएंगे, वो अलग है, आप हमारे हिसाब से भी बनाएंगे। तो मैंने कहा आपके हिसाब से कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा हमारे हिसाब से कुछ इनकम जब तक कैश में रिसीव नहीं हो वो इनकम, और कुछ एक्सपेंसेस जब कैश में जब तक पे नहीं हो वो एक्सपेंस, तो हमारे हिसाब से यानी कैश बेसिस पे बना के दो। अब बताओ सर अगर आपको कोई फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मिला हुआ है, स्पेसिफिक फ्रेमवर्क मिला हुआ है, तो सर फिर आपने वो अप्लाई करना है। अब ये याद रखना दिमाग में, हम ये नहीं कर सकते कि बैंक के 4 पेजेस वाले अकाउंट्स उठा के अपने शेयर होल्डर्स को दे दें, ये चीज अलाउड नहीं है। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रेमवर्क पिक करना किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, मैनेजमेंट क्या देख के पिक करती है फ्रेमवर्क? अगर लॉ की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो अप्लाई कर दे। सर अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपनी एंटिटी का नेचर देख के डिसाइड कर ले। सर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के डिसाइड कर ले, ठीक है जी, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस देख ले कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने अवामुन नास के लिए बनाए तो आईएफआरएस, बैंक के लिए बनाए तो सर बैंक का जो हिसाब किताब है, बैंक ने जो फ्रेमवर्क दिया वो, और सर अगर टैक्स वाले ने बना के दिया तो टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देख ले। ऐसा तो मुझे बताओ, फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। क्या देखती है मैनेजमेंट? लॉ देखे, नहीं है तो नेचर देख के कर ले, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस देख के कर ले, या सर नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कर ले। ऐसा सर पास पेपर में सवाल है 4 मार्क्स का, उसने कहा जनाब फ्रेमवर्क मैनेजमेंट कैसे सेलेक्ट करती है, इसके ऊपर जरा डिस्कशन कर लें। तो मुझे बताओ आप डिस्कशन कर लोगे? फ्रेमवर्क की सिलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या देख के सिलेक्शन करती है? ये 4 चीजें देख के करती है। ऐसा पक्का? मैं क्लास में हूँ, कॉल करता हूँ, क्लास है ग्राउंड कितने बजे? बस चलो उसको फोन कर दो, मैं क्लास में हूँ यार, चलो मैं करता हूँ। अबे बेगम का की कॉल है पागल, यहाँ देख लो। सर अब मुझे एक बात बताएं, मैं ऑडिटर हूँ, मैं घुसा एक कंपनी के अंदर, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, मैंने कहा जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, किसके हिसाब से बनाए? उससे कहा सर मैंने यूएस गैप के हिसाब से बनाए। मैंने कहा नशई पाकिस्तान में यूएस गैप अप्लाई कर रहा है तू, आईएफआरएस अप्लाई होंगे ना? उसने कहा सर मुझे उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे जो आता है मैंने उसके हिसाब से बना दिया। ठीक है जी, पाकिस्तान में यही होता है सर, जो जरूरी है वो नहीं पढ़ाएंगे, जो हमें आता है वो पढ़ाएंगे, ठीक है जी। हमने कहा नहीं यार ये गलत बात है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बताओ ये किस स्टेज पे खड़े होकर बात हो रही है? जब इंसेप्शन ऑफ द ऑडिट के ऊपर स्टार्ट पे बात हो रही है, अभी हमने ऑडिट शुरू नहीं किया है, सिर्फ उससे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के फ्रेमवर्क पूछा। उसने कहा सर मेरा फ्रेमवर्क है, लास्ट टाइम हमने बैंक से लोन लेने के लिए जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, 4 पेज पे बन गए थे सर, इतना मजा आया, हमने सोचा इस दफा यही कर दें। वेरी गुड यार, बेहतरीन। और क्या क्या चीज आपको मजा देती है आप वो भी बता दें, हैं जी? अब बता नहीं, सुनो सुनो सुनो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है? तो सर सबसे पहले ऑर्डर ने डिसाइड करना है कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है, सही बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हम ऑडिट करने घुसेंगे आगे। आप सर गटर के ढक्कन पे रुक जाना, अंदर नहीं घुसना आपने, पहले आपने चेक करना है कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। ऐसा सुनो सुनो सुनो, व्हाट इफ के एक्सेप्टेबल ना निकले, क्या करना चाहिए? सीधी बात है, आप मैनेजमेंट को कहो कि सर इसको प्लीज चेंज कर दें,
बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़े, 4 पेज छोड़े, IFRS के हिसाब से अप्लाई करें। अब बताओ सर, मैनेजमेंट जो है वो हाजी सनाउल्लाह थी, उसने कहा सर आप कितने अच्छे हैं, आपने बता दिया, वाकई में गलती पे हूं, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक है जी। अब बताए मैनेजमेंट अगर चेंज कर ले, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपने अकाउंट दोबारा बना के दे दे, आप ऑडिट एक्सेप्ट करें। मैंने वर्ड यूज किया, क्या चीज? एक्सेप्ट करें, यानी इसका मतलब है ये सारे काम कब हो रहे हैं? स्टार्ट ऑफ द ऑडिट पे हो रहे हैं, और आप ऑडिट कंटिन्यू कर लें। ठीक है जी। व्हाट इफ के मैनेजमेंट ने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया, मैनेजमेंट ने कहा हमें सिखाओगे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है? सीधे सीधे तो बने हुए बैलेंस शीट है और ये, और क्या चाहिए लोगों को? हैं क्या चाहिए और लोगों को? नोट्स बना के दूं, कहानियां लिखूं? हमने कहा भाई ऐसी है रिक्वायरमेंट है लॉ की, आप नहीं करोगे तो सॉरी, मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब पता है 5 नंबर का सवाल आता है कि फ्रेमवर्क इनअप्रोप्रिएट था, बताओ बीइंग एन ऑडिटर आपकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? लोग लिखना शुरू करते हैं द फ्रेमवर्क इज इनअप्रोप्रिएट, द ऑडिटर शुड आस्क मैनेजमेंट टू चेंज इट, एंड इफ द मैनेजमेंट एग्रीज टू इट, ठीक है जी, तो एक्सेप्ट कर ले, ऑडिट कर ले, और इफ द मैनेजमेंट डज नॉट एग्री द ऑडिटर शुड विड्रॉ, द ऑडिटर शुड, सर काट दिया एग्जामिनर। क्यों विड्रॉ कब करते हो आप? जब एक्सेप्ट करके घुस चुके होते हो, फिर आप विड्रॉ करते हो। हम यहाँ क्या लिखेंगे? सर एक्सेप्ट ही नहीं करना, खुदा के वास्ते इधर विड्रॉल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। विड्रॉ का मतलब होता है हम एक्सेप्ट करके आगे घुस गए, जब चर्च का नशा उतरा तो हमने देखा अच्छा फ्रेमवर्क भी गलत है। नहीं, वर्डिंग्स खुदा के वास्ते देख के। ठीक है जी। 2 डेट नंबर यही कट जाएंगे। अब बताएं जी सर ये फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करने वाला प्रोसेस डे 1 पे होता है? नहीं, डे 1 ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का मतलब एंगेजमेंट लेटर के वक्त होता है। ठीक है जी। जब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हम साइन कर रहे होते हैं ना, हम उसी वक्त पूछते हैं कि यार ऑडिट का प्रेमाइस मौजूद है? ये अभी आ गया, आपको आकाश ने पढ़ाना है, 210 उसके हाथ में। आप पहली चीज क्या पूछते हो क्लाइंट से? ऑडिट प्रेमाइस। 2 चीजें, पहली चीज क्या, ये मानते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट का मैं मानता हूं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तुमने सही सेलेक्ट किया। जिस गलत होगा तो हम क्या करेंगे? चेंज करवा देंगे अभी बैठ के। अगर ये 2 बातों पे ईमान है तो फिर हम आगे ऑडिट करना शुरू करें। अगर वो आपसे कहता है कि नहीं मैं मानता ही नहीं हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि आप आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे और सब काम करके देंगे और मैं आपको सिर्फ चाय पिलाऊंगा, नहीं, हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारी। फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी? अगर इन दोनों में से एक चीज भी मिसिंग होगी तो मैं कहूंगा ऑडिट की बुनियाद ही नहीं है इधर, मैं वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए सर दिमाग में बिठाएं कि सर मैनेजमेंट ने सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, क्या देखे हो? लीगल रिक्वायरमेंट देख ले, सर नहीं है तो अपनी एंटिटी का नेचर देख के सेलेक्ट कर ले। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर देख के सेलेक्ट कर ले और पर्पस देख के सेलेक्ट कर ले कि यार मैं किसके लिए कर रहा हूं। अच्छा मुझे फिर एक बात बताओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फिर रिपीट कर रहा हूं, सेलेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी? सर ऑडिटर की जिम्मेदारी इसमें क्या है? सिर्फ चेक करना कि मैं जिस ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करूंगा ना, जो एड्रेसी होगा, जो जो ऑडिट रिपोर्ट रिसीव करेगा, उसको ऑडिट रिपोर्ट मैंने ऐसे देनी है जो जायज हो, जो तरीके वाली हो। तो वो इसलिए क्या करता है कि फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट करवाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने। और वो ओपिनियन, मुझे बताओ मेरा एड्रेसी अगर बैंक है तो मैं बैंक को फुल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी नहीं है सर। तो बैंक क्या करता है, जब किसी को लोन दे रहा होता है तो साथ में एक सर्कुलर दे देता है। क्या देता है? एक 4 पेज का सर्कुलर, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। सर जब टैक्स वाला किसी को नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा समझा दे, देखो सुनो, मुझे एक बात बताओ, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे हैं सर जो इंटरिम पे बन रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो, अच्छा जो इंटरिम पे बनते हैं उसके साथ पता है क्या लिखा जाता है? कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंडेंस क्यों कहते हैं उसको? छोटे होते हैं सर, क्या होता है? छोटी प्रिंटिंग में होते हैं? नहीं सर, छोटी प्रिंटिंग में नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स कम होते हैं। ठीक है जी। तो मुझे बताओ क्या उस पर मुकम्मल IFRS अप्लाई होते हैं? नहीं सर। सर पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे मुल्कों में अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग स्टैंडर्ड्स हैं। सर आप सुने, पाकिस्तान में क्या अप्लाई होता है? IFRS। IFRS के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। IFRS में एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IS 34। क्या नाम है? IS 34 ये कहता है कि जब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो ना, तो बाकी सारी चीजों को इग्नोर करो, मुझे देखो।
यानी IAS 34 क्या करता है, उसको रूल करता है। IAS 34 में लिखा है डेबिट टैक्स की कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, NRV टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल के बैड डेट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, काफी कम है। तो मुझे बताओ अब मैं उसको फुल IFRS अप्लाई करूं या IAS 34 की कंप्लायंस देख लूं, बहुत है। तो मुझे एक बात बताएं सर, जब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं, मैं उसमें लिखता हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बने, लेकिन इस पे फुल IFRS अप्लाई नहीं हुए, इसके ऊपर सर क्या अप्लाई हुआ है, IAS 34 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ऐसा है सर? अब बताएं सर, मैं फिर आपसे पूछूं, देखो ये जहन में पक्का कर लो, लास्ट अटेम्प्ट में इस पूरे चैप्टर से एक नंबर भी नहीं आया, आमतौर पे 7 से 8 10 नंबर इस चैप्टर में से उठ के आते हैं। सर सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट कैसे सेलेक्ट करती है, क्या देख के सेलेक्ट करती है, लीगल रिक्वायरमेंट। सर फिर नेचर ऑफ द एंटिटी, स्मॉल मीडियम टर्म, ये सारी चीजें। फिर नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरिम फाइनल, ये याद रखना बस एग्जांपल। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एड्रेसी कौन है, ठीक है जी, ये देख डन हो गया। अच्छा जी सर, ये नीचे पर अंग्रेजी में मैंने यही लिखा है कि ऑडिटर एट द इंसेप्शन ऑफ द ऑडिट इंश्योर दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट इज appropriate. फिर if the financial reporting framework is not appropriate, the auditor will request the management to change it before initiating the audit. If the management does not agree to the change, the auditor shall not, ऐसा जी मेरा बच्चा। चलो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली। पाकिस्तान में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है रॉश पाकिस्तान, ठीक है, रॉश पाकिस्तान रॉश इंटरनेशनल की सब्सिडरी है। सर रॉश ये कौन सी कंपनी है, मैं लिख देता हूं, आप इसको रोची पढ़ते, मैं बता दिया इसके बाद, ये रोची नहीं है, ठीक है, ये रॉश है। अच्छा अब रॉश क्या करता है सर, रॉश ने एक, अच्छा रॉश पाकिस्तान में लिस्टेड है, मतलब पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड नहीं है। तो मुझे बताओ सर, जो रॉश पाकिस्तान है वो 2 अकाउंट्स बनाएगा, एक अकाउंट बनाएगा किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, एक बनाएगा किसके लिए, बाहर के लिए। जो बाहर के अकाउंट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन रिपोर्टिंग, ठीक है जी, उस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन अलग देता है, ठीक है जी। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ के लॉ के लिए बनते हैं उस पर अपना ओपिनियन अलग देता है। यहाँ वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा होते हैं कहाँ पर सर, जमा होते हैं सर पाकिस्तान के SCCB के पास, और जो बाहर वाले वो बाहर जाते हैं। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं सर, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बैंक है सर, उसकी कोई 70% होल्डिंग पाकिस्तान के बाहर से है, UBL, ठीक है जी। UBL अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है 2 करेंसीज में, किसमें, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 करेंसीज में बनाता है, और हमारा ऑडिटर सिर्फ उसकी कौन सी फिगर्स के ऊपर एक्सेप्टेंस देता है, लोकल वाली फिगर्स लिख देता है उसमें, ठीक है जी। तो याद रखना सर, जो लोकल कंपनीज है बाहर रजिस्टर्ड है, या जो बाहर की कंपनीज है लोकली रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। कुछ कंपनीज ऐसी है ना पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट करती हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, सब्सिडरीज पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे ऑडिटर ने हर एक का अपना ओपिनियन अलग देना, ठीक है जी। रॉश पाकिस्तान के कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, 2। लोकल वाले के लिए यार ये चेक कर लो वो लिस्टेड है या नहीं, मेरे हिसाब से वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है जी। और सर कंपनी है लेकिन वो लिस्टेड नहीं, ठीक है जी। अब बताएं सर, ये डायग्राम याद रहेगी। अच्छा आप मुझे एक चीज ये बताओ, तो नहीं ना, अगली दफा फाइनल बीच में नहीं आएगा क्या, 6 महीने बने उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद तो फाइनल आएगा ना ईयर एंड के ऊपर। ये नहीं होगा क्या 6 महीने पे इंटरिम बनना है। पहला साल का पहला महीना कौन सा है, जनवरी, छठे महीना कौन सा है, जून पे बनेगा इंटरिम, दिसंबर पे बनेगा कौन सा, फाइनल, फिर अगले साल जून पे बनेगा इंटरिम, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, सुनो गौर से, गौर से सुनो, गौर से सुनो, मुझे एक बात बताओ सर, अगर किसी को ये डायग्राम याद है तो ये सारी कहानी उसको याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप में से मेजॉरिटी बच्चा ऐसा है लकीर का फकीर, वो कहता है कि डायग्राम तो देखने की है, ये याद करने का है, ठीक है जी। ऐसे लोगों को सिग्निफिकेंटली अंग्रेजी लिखने का प्रॉब्लम होता है, मसला होता है, अंग्रेजी नहीं लिख सकते। वो कहता है ये डायग्राम सब समझ में आ गया, लिखना क्या है बाबू, ठीक है जी। तो मैं ये भी बना के दिया करूंगा, ये भी बना के दे दूंगा, ठीक है जी। और इसको याद कैसे करना है वो आपका काम है, ठीक है जी। अब अल्लाह के वास्ते इसको ऐसा रट्टा नहीं लगा देना, द ऑर्डर एट द इंसेप्शन, एट द इंसेप्शन, द ऑर्डर एट द इंसेप्शन, TAAT, द ऑडिटर एट द इंसेप्शन, नहीं, इस तरह
ऑडिट का पेपर पास नहीं होगा, किसी कोई भी पेपर पास नहीं होगा। ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, बड़े कॉपी करना, यही तो कॉपी करना समझने के लिए। ये 4:30 ज्वाइन कर लूंगा जी। अल्लाह माफ करे। आज के अब शायद रिजल्ट इस दफा 3-4 दिन पहले दे। हाँ, 3-4 दिन पहले दे। ईद वाले दिन तुम्हारी ईद खराब हो, चांद रात में तुम जा रहे हो कपड़े लेने, और या तुम कपड़े लेके आए हो, शर्ट पैंट बेल्ट वगैरह अपन उसी बेल्ट से मारना शुरू कर दिया, ये बड़ा बुरा हो जाएगा ना। ताकि 2-3 दिन वो गम रिलीज करने के लिए भी चाहिए ना, फिर ईद आ जाएगी, फिर जरा सुकून आ जाएगा। है हैं? क्या कह रहा हूँ? रमजान में पर्चे हैं तुम में से किसी के? बीकॉम तो खत्म हो। अच्छा, रमजान में पेपर नहीं दिए जा सकते भाई, बंदा पागल हो जाता है सारा रमजान। नहीं, रमजान में बंदे में एनर्जी नहीं होती यार पर्चा देने की। कहीं हमारी कुर्बानी नहीं हो जाए ईद में। नहीं बेटा, दो बातें, एक तो छोटी ईद है और दूसरा आराम जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अल्लाह माफ करे हसन जी। चले जी, चलो जी, बड़े एक सब आगे। अभी मैं लाहौर राइस पे बात कर रहा था, वहाँ टीचर 2 से आ रहे हैं, उन्होंने क्लासेस स्टार्ट करनी है 30th से, 30 तारीख से। हमारे यहाँ बुखड़ कौम सारे के सारे, जैसे ये पेपर खत्म हुआ उनका बस नहीं कर रहा था, उसी दिन शाम में अपनी बसें आई के भेजे, यहीं से बैठ गया और शाम में क्लास है। मैं चाहता हूँ यार कम से कम पेपर के बाद कम से कम 20 दिन कम से कम यार रिलैक्स करना चाहिए। तो बेटा मैं अगर नहीं करता स्टार्ट तो पता ना कहाँ कहाँ खड़े होता, निकल नहीं जाते। लेकिन यार सीधी बात है, सर अगर पाकिस्तान की कोई कंपनी की ब्रांच बाहर हो, ब्रांच हो तो बेटा ब्रांच के लिए ना अकाउंट्स बनाना जरूरी नहीं होता। तो लीगल रिक्वायरमेंट वो पाकिस्तान की देखेगी या दूसरी कंट्री की? पाकिस्तान की भी देखेगी। अगर पाकिस्तान में ये लॉ है कि पाकिस्तान से बाहर अगर आपने कोई ब्रांच खोली है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बना के देने। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ उसके ऊपर। मुझे बताओ, हबीब बैंक की एक ब्रांच थी न्यूयॉर्क में, याद आ रहा है? न्यूयॉर्क में ब्रांच थी ना, वो अभी अभी रिसेंटली बंद हुई है। न्यूयॉर्क में अभी अभी ब्रांच थोड़े टाइम पहले ही बंद हुई है ना। तो वो बंद हुई थी 3-4 रीजंस की वजह से। एक एक कितने $600 मिलियन की पेनल्टी थी। $600 मिलियन की पेनल्टी का मतलब है पूरी ब्रांच खत्म। पेनल्टी क्यों लगी थी? एक एक प्रोसीजर होता है KYC, नो योर कस्टमर, जो पाकिस्तान में सारे बैंक अप्लाई करते हैं। जब आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो तो वो आपका पूरा प्रोफाइल देखता है, डेटाबेस देखता है, आपकी इनकम कहां से आ रही है, सारी चीजें वेरीफाई करना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बीच में कुछ बड़े कस्टमर्स के साथ ये काम नहीं किया, उनकी प्रोफाइलिंग सही से नहीं की, और बाद में से उनमें एक आध जो है वो मतलब नामजद भी हुआ कि यार ये बंदा जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर है। ठीक है, एक सऊदी ग्रुप था, और बाद में जो है वो उनकी पकड़ाई हो गई इसके ऊपर कि जी आपने इनके पैसे कैसे रखे। ठीक है जी, नहीं नहीं, पैसे ट्रांजेक्शन करना भी वो है ना, मसला है ना। मतलब आप फैसिलिटेटर बन रहे हो ना बीइंग अ बैंक, पैसे वो सऊदी में जमा करा रहे हैं, यूएसए में हुए। ठीक है,
कर दिया बेटा मैंने स्क्रॉल अप। अब सही है भाई, CA from ICAP, तो how we will audit in UK as FRFWs are different। हाँ यस सर, FRFW are different, बट वो सीख लेता है बंदा, तब मसला नहीं होता। ठीक है जी, जी नहीं क्यों, मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है यहाँ पे पाकिस्तान में, नहीं 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 भाई, ये दिमाग में रखना, आप फॉर्म में जाओगे मजबूरन आपको यूएस गैप भी पढ़ना पड़ जाएगा कुछ क्लाइंट्स के ऊपर। आप जाओगे, आपको कुछ क्लाइंट्स ऐसे यहाँ पर हैं वो साउथ अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, साउथ अफ्रीका की कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है जी, गोल्ड प्रोसेसिंग है वो, बहुत सारी साउथ अफ्रीकन कंपनीज है। आप वहां जाओगे आपको यहाँ साउथ अफ्रीका के फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ जाएंगे। तो भाई ऑडिट पे जाओगे ना, कोर्स वोर्स नहीं होता ऑडिट पे। हाँ, अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पढ़ते हैं IFRS, किसी की पोस्टिंग हो गई सर किसी ऐसी कंपनी जहाँ फॉरेन रिपोर्टिंग है, तो पूरे फॉरेन रिपोर्टिंग की चीजें उसको देखना पड़ती है, पढ़ना पड़ती है। देखो मैं तो मैंने तो फाइनेंशियल सेक्टर पे काम किया, मेरी बचत हो गई, मुझे IFRS ही देखना पड़ा और कुछ भी नहीं देखना पड़ा। लेकिन जब मैंने CFA किया तो उसमें यूएस गैप था। अब यूएस गैप में अब जो चीज हम पढ़े वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो वहां से, फिर परेशानी। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ किताबें ऐसी हैं CFA की जिन्होंने यूएस गैप पढ़ने वालों के लिए आसानी पैदा की है, बराबर में IFRS की कंपैरिजन दे दी, ताकि जो बंदा कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, तो उसको बता दें कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, युगांडा में IFRS है, युगांडा में पास पे पढ़ते हैं भाई IFRS नहीं है। ICAP के प्रेसिडेंट फारिग होने के बाद ये क्यों कहते हैं कि CA रिप्लेस हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? यार मैं यकीन करो, मैंने ICAP का इलेक्शन लड़ना, मेरे को कमेंट नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना, नहीं तो मैं कमेंट करूं। एक जमाने में मेरे एक टीचर थे, वो भी अभी ICAP के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उनसे मैंने 2002 में एक चीज पूछी, मैंने कहा सर CA करना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, अगले 2-3 सालों में CA का ये हाल होगा कि उसकी सैलरी 10,000 रुपए होगी। अच्छा ये 2002 की बात है। अच्छा उसको मेरा प्रोफाइल ही नहीं पता था। मैंने कहा 10,000 भी बहुत है, तो वो आगे से कहता है कि बहुत है 10,000। मैंने कहा यार 10,000 भी बहुत है, गुजारा हो जाता है घर का। उस वक्त तो नहीं था ना, पैसों का आइडिया भी नहीं था और इतने थे भी नहीं। तो मैंने CA शुरू इसलिए नहीं किया कि यार आगे पैसे बनाने। यार अभी मैं आपको ये भी बता दूं, एक छोटे से कद का बच्चा है, आप मिलोगे यहाँ, जो जिसका BFD में गोल्ड मेडल है, पहला गोल्ड मेडल जो ARTT से BFD में जिसका आया था, वकास, वो यहाँ पढ़ता था और यहाँ से क्वालिफाई किया, उसने BFD में गोल्ड मेडल लिया। अब माशाल्लाह UK में 2 सालों से, और 2 सालों में उस बंदे की 3 प्रमोशन हुई। अच्छा UK वाले हमसे एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में और ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, वहां पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके, ठीक है जी, और इधर जो चर्च पे दम भरने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हाँ जी चले जी, लास्ट ईयर शादी भी हुई है उसकी, देखो ये देखो अपडेटेड इंफॉर्मेशन। चलो जी, बड़े एक सब आगे दोस्त, चले जी सर मैं दोबारा आता हूँ इसके ऊपर। प्यारे बच्चों, मेरे पास एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट में क्या क्या देख लिया, थ्री पार्टीज देख ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया। अब मैं देखने जा रहा हूँ क्या चीज, ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं जरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उसका दे दूं। ठीक है जी, पूरा स्टैंडर्ड है आइजा 500, ठीक है, इसके फौरन बाद हमने वही स्टैंडर्ड पढ़ना है। ठीक है जी, बहुत सारी जगहों पे खत्म भी हो गया एक क्लास में बकवास नहीं करना कोई भाई, ना ना वो भाई, यार ये नहीं करो। देखो स्टूडेंट्स आपस में जब ये करते हैं ना, फिर टीचर जलील होते हैं, पता है क्यों? कोई भी चीज आप फेसबुक पे डालो, दूसरे इंस्टीट्यूट का बच्चा आता है, एक कमेंट करके चला जाता बदतमीजी, फिर आप उसके लेवल पे आके उसको जवाब दो,
ठीक है जी। अभी एक बंदे ने लिखा कि जिसको सही से सेल्फी लेना नहीं आती वो पास क्या कराएगा। मैंने उसके नीचे उसको ऐसा जवाब दिया, मैंने कहा सेल्फी का मतलब क्या होता है, खुद की लेना तस्वीर, मतलब मैंने कहा हाँ वो हमें नहीं आती, वो आपको ही आती होगी। सर सुने, देखिए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने आता है ना, सुनो, उसको ऑडिट एविडेंस जमा करना है ताकि वो कंक्लूजन पे जा सके। ठीक है जी। जज फैसला सुनाता क्या, कैसे सुनाता, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है। ऑडिटर ने भी सर एक फैसला करना है, कंक्लूजन देना है, वो बगैर सबूतों के और गवाहों के, सबूत हाँ गवाह भी चाहिए होते हैं सर, 10,000 लोगों से इंक्वायरी होती है। ठीक है जी, गवाह भी चाहिए, सबूत भी चाहिए, और हमारे यहाँ इसको एक ही नाम देंगे, क्या चीज, एविडेंस। अच्छा एविडेंस हम किस चीज पे लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक फिगर पे हम एविडेंस जमा करते हैं, एक एक फिगर के ऊपर, छोटी बड़ी हो, एक एक फिगर के ऊपर हम एविडेंस जमा करते हैं। और जब हमें ये तसल्ली हो जाती है कि मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया, मटेरियल पार्ट हमने कवर कर लिया, तो हम क्या करते हैं सर, अपना ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, सफिशिएंट और सफिशिएंट का मतलब क्या है। सर मेरे पास चार डेटर्स हैं, चार डेटर्स हैं, और तो सुनना, चार डेटर्स हैं सर, एक 20% टोटल डेटर्स का है, दूसरा 30% है, तीसरा सर 30% है, चौथा 20% है। सर 20 20 30 30, ठीक है जी। बताया मैंने 80% डेटर्स वेरीफाई करने, क्या करूं, एक किसी 20 वाले को छोड़ दें बाकी, तो सर मैं क्या कह सकूंगा, मैंने 80% चीजें वेरीफाई कर ली। मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं, तो सर मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या जमा कर लिया, सफिशिएंट एविडेंस जमा कर लिया। ऐसा सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है जी, आप इतनी क्वांटिटी में एविडेंस जमा कर लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मामला सही। अच्छा दूसरी चीज है अप्रोप्रिएट, ये हमने डिटेल में देखना है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए मेरे, कितने, बैंक में 1 लाख रुपए पड़े, और तो सुनना, बैंक में 1 लाख रुपए पड़े, ऑडिटर आया, उसने कहा मैं कैसे मानूं कि बैंक में 1 लाख है। मैनेजर ने कहा ये चेक करो, ये मिलाया नंबर, कहते देखो क्या नाम लिखा हुआ है, सदीक बैंक मैनेजर। सदीक भाई मेरे कितने अकाउंट में पड़े हुए, सदीक भाई ने कहा 1 लाख। आपको यकीन हो गया। अब सुनो 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 सुनो, ऑर्डर ने कहा अच्छा मतलब आपने फोन कॉल कर दिया मैनेजर को, उससे कह दिया कि 1 लाख रुपए मौजूद है। हाँ बात तो सही है, आप एक काम करें ना, बैंक स्टेटमेंट मंगवा लें उससे, क्या करें, बैंक स्टेटमेंट मंगवा लें, उसमें भी लिखा हुआ आ रहा होगा ना, बैंक स्टेटमेंट किसके लेटर हेड पे प्रिंट होकर आती है, बैंक की, थर्ड पार्टी एविडेंस है। सर बैंक ने अपना बैंक स्टेटमेंट भिजवा दिया, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट एविडेंस कौन सा है। सर बैंक स्टेटमेंट। ऐसा फोन कॉल तो पता नहीं सिद्दीक अपने मोहल्ले में किसी को उससे मिला दिया हो, हमें क्या पता, लेकिन सर हमारे पास क्या बैंक स्टेटमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और सुनो सर, मैंने कहा नहीं यार, बैंक स्टेटमेंट भी तो 2 नंबर बन सकती है, बहुत सारी जगहों पे फ्रॉड बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर बनने से हुआ है। बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड सत्यम का केस भी जाली बैंक स्टेटमेंट से हुआ, हमने आगे देखना है ऑडिट एविडेंस के चैप्टर। सर हमने कहा नहीं, हम लिखेंगे बैंक को एक लेटर, हम कौन, ऑडिटर, और बैंक से इंडिपेंडेंटली मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किए बगैर हम उससे लेटर पे लिखवाएंगे। हमने बैंक को भेजा एक लेटर जिसको हम कहते हैं बैंक कंफर्मेशन लेटर, बैंक ने उसके ऊपर लिख के दिया हाँ भाई इसके 1 लाख रुपए हैं मेरे पास, और वो लेटर डायरेक्ट मुझे रिसीव हुआ, मैनेजमेंट को किसी भी स्टेज पे हमने इन्वॉल्व। तो मुझे बताओ सर ये जो बैंक कंफर्मेशन लेटर है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ इन तीनों में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कौन सा है, बैंक कंफर्मेशन लेटर। ऐसा मैंने डायरेक्ट बैंक को एड्रेस किया, बैंक ने डायरेक्ट मुझे जवाब दिया, बीच में मैनेजमेंट इन्वॉल्व हुई नहीं। तो मुझे एक बात बताओ सर, हम एक तो सफिशिएंट एविडेंस ढूंढेंगे, दूसरा इतना अप्रोप्रिएट हो गया हमें क्या हो जाए, तसल्ली हो जाएगी यार मामला बिल्कुल सेट है। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इसे मिसाल के तौर पर ऑडिट एविडेंस एग्जांपल्स दिए मैंने कि अगर आपने सर मिसाल के तौर पर सेल्स को वेरीफाई करना है तो आप सर सेल्स इनवॉइस भी लेंगे, सेल्स एग्रीमेंट भी लेंगे, ये चेक करने के लिए कि वाकई इनवॉइस बनी है, फिर गुड्स भी निकले, गुड्स डिलीवरी नोट है, फिर वो इनवॉइस सामने से साइन होके वापस भी आ गई है, ठीक है जी, उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे गुड्स रिसीव हो गए, और फिर थोड़े टाइम बाद उससे पैसे भी कलेक्ट हो गए, ये सारे एविडेंसेस हैं।
मुझे बताओ एक इनफ है? पहला वाला एविडेंस देख लें, सेल्स इनवॉइस बनी है, ये इनफ है? नहीं इनफ नहीं है। क्यों? इनवॉइस तो आप कोई भी बना सकते हो, फिर फेक भी बन सकती है। फिर गुड्स डिलीवरी नोट ये बनता है सर हमेशा जब गुड्स गोडाउन से बाहर जा रही होती है। सर गई हो गोडाउन से बाहर, कस्टमर के पास नहीं गई हो, ट्रक घूम के जो है ना वो मालिक के घर चला गया और सेल दिखा दिया हमने, ऐसा ना। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ स्टॉक बाय द बायर, सर एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है, अब मालिक के घर नहीं गया, ट्रक कस्टमर के पास गया। क्या पता कस्टमर तुम्हारी रिलेटेड पार्टी हो, तुमने उसको कहा हो कि ये 15-20 दिन ट्रक अपने पास खड़ा रख, फिर वापस भेज दियो, ऐसा। आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए? पैसे आ गए सर, अब यकीन हो गया सर, तो लार्जर एक्सटेंड अब यकीन हो गया कि ये सेल फेक नहीं है, ये सेल 2 नंबर नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, ये है एग्जांपल्स किसकी? ऑडिट एविडेंस जमा करने की, ऐसा। तो मुझे बताओ क्या ये अप्रोप्रिएट है? हाँ सर। क्या ये सफिशिएंट है? हाँ सर। तो सर हमने आगे जाके पूरा चैप्टर इस पे देखना है, पूरा हमारे एक पूरा स्टैंडर्ड है आइजा 500। जी सलमान, वेरी गुड सर। फिर ऐसे आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, नहीं नहीं नहीं। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी इनहेरेंट लिमिटेशन में कि फ्रॉड बाजों का कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से होता है और हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ऑडिटर सिर्फ जिम्मेदार किस चीज के लिए? नॉर्मल चीजों के लिए। इस तरह का फ्रॉड हो और वो जवाब कोई इसमें ऑडिटर की जिम्मेदारी, फ्रॉड तो हद दर्जे नेचर का होता है ना। मैं नहीं, सुनो सुनो सुनो, हमारे एक दोस्त ने इतना बड़ा काम किया, मैं उसको सलूट किया यार, मतलब इतना बड़ा दिल उसका। उसने क्या किया, उसको एक लड़की पसंद थी भाई को, वो लड़की थी सैयद, ठीक है। उसने घर पे कहा, उसने कहा नॉन सैयद में नहीं देते। उसने अपने एक दोस्त को तैयार किया कि तू सैयद है, उससे जाके निकाह कर। उसने निकाह किया, निकाह हो गया, हो गया, हो गया निकाह। और फिर कहा कि यार अब इसको तलाक दे, उसको तलाक दिया लड़के ने। फिर उससे जाके शादी की उस लड़की से। तो घर वाले अब ठंडे हो गए कि अब सैयद ढूंढ रहे, तो ऐसा अगर सैयद मिलेगा तो। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये 2 नंबरी की है, 2 नंबरी की। आज वो मियाँ बीवी हंस रहे होते हैं कि कभी खाने पे जाते हैं हमारे साथ, मैं लानत देता हूँ दोनों को, ठीक है ना। मैंने कहा मैं दोस्त होता ना मैं तलाक ही नहीं देता, ठीक है ना। अच्छा आप यकीन करो, वो बंदा अपने ससुराल जाता है, उसके ससुराल वाले उठ के उससे मिलते हैं इज्जत से, क्या इसने हमारी बेटी जब टूट गई थी इसने उसको सहारा दिया है। पीछे देखो उस हरामखोर ने क्या गेम चलाया है। हैं? मैं इस पे बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ। हाँ हाँ, हम आगे ऑडिटर देखता है ना, एविडेंस जमा करता है ना ये सारे। चलो जी, 200% उसका जो दिमाग चला है। जी मेरा बच्चा, देखो मुझे एक बात बताओ, और फ्रॉड पकड़ना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी थी फ्रॉड पकड़ना, हमारे सामने आ जाएगा हम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो एक चीज होती है फॉरेंसिक ऑडिटिंग, अब तो खैर पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ने फॉरेंसिक ऑडिटिंग शुरू कर दी है, ठीक है जी। हेलो, ठीक है जी। पाकिस्तान में बहुत सारी जो ऑडिट फर्म्स हैं उसने फॉरेंसिक ऑडिटिंग शुरू कर दी। केपीएमजी में एक डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, वो फ्रॉड पकड़ने के लिए होता है, ठीक है जी। अब मैं आपको छोटी सी एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल और दे दूं। आप मिसाल के तौर पर चले गए फर्गसन, 1.5 साल आपने आर्टिकल्स की, 2 साल आपने आर्टिकल्स की, 2 साल बाद आपको फर्गसन ने ये कहा कि आप कल से ना एक कंपनी पे पोस्ट हो रहे हो एज एन एम्प्लॉय। आपने कहा मेरी तो आर्टिकल्स चल रही है, उसने कहा नहीं, आप वहां जाओगे जाली एम्प्लॉय बन के। क्या बन के? आपने ये बोलना ही नहीं है कि मैं फर्गसन से आया, और आपने उधर काम करना है 6 महीने, और आपने वहां इस एंगल से काम करना है, ये ध्यान में रख के काम करना है कि आपने फ्रॉड डिटेक्ट करना है। तो सर अब इस तरह की सेकॉन्डमेंट्स होती हैं कि वो आप जाते हो अंदर, आपको वो बताना नहीं है आपको कि आपने, आप जो है वो फॉर्म से आए हो, यहाँ आपने भाई मैं जॉब करने आया हूँ, आईसीएमए किया हुआ जॉब करने आया हूँ, एसीसीए किया है जॉब करने आया हूँ, ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं इतने हल्के होते हैं ये लड़के पेट के कि जाते ही वहां बता देते हैं मैं केपीएमजी से आया हूँ, तुम्हारी बजाने आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे वो है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ 80-90% लोग जाके ईमानदारी से काम करते हैं,
एक हमारे पास लड़का यहाँ काम करता था, ठीक है जी, जो फर्म में भी, मतलब फर्म में तो हमारे यहाँ पढ़ाता भी था, वो एक कंपनी में गया था इस तरह के रोल में, ठीक है जी, लॉरियल एक कंपनी है, उसमें गया था, फ्रॉड पकड़ने नहीं गया था, उनको ये शक था यार कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे कंपनी के अंदर, तो फर्गसन्स का एक लड़का लगा दिया उन्होंने, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऐसे रोल मिलते हैं लेकिन ऑडिटर का जनरली ये रोल नहीं होता क्या? अब एक चीज दिमाग में रखना, क्या फ्रॉड पकड़ना ऑडिटर की जिम्मेदारी है? हाँ, लेकिन सामने आ जाए तो फिर पकड़ेगा नहीं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, सामने आ गया तो पकड़ लेगा। बड़े हम आगे दोस्त। चलो जी, जल्दी से मुझे एक बात बताओ, जल्दी से तुम एक बात बताओ प्यारा भाई, मुझे एक चीज ये बताओ जल्दी से कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करने में मैनेजमेंट क्या क्या देखती है? हाँ, कौन सी 4 चीजें, जल्दी बताओ। अभी मैंने पढ़ा है, अभी अभी बैंक कंफर्मेशन लेटर, BCL, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब बताएं सर आखिरी चीज हम देखने जा रहे हैं सर इस स्कीम की, वो क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। प्लीज सर बोर्ड में लिखिएगा दोस्त, प्यारे भाई सुनो दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, सुनो 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 सर, जब ऑडिट रिपोर्ट बनती है, पहले हम ये चार्ट पढ़ेंगे फिर हम ऊपर जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट कब बनती है? जैसे हम ऑडिट शुरू करते हैं पहले दिन हम बैठ के रिपोर्ट बना देते हैं कि बाकी काम उसके बाद करेंगे हम, नहीं सर, ऑडिट एविडेंस जमा करने के बाद, ऑडिट एविडेंस जमा करने के बाद तुम 2 चीजें कंक्लूड करते हो, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने या नहीं बने। सर जब सही नहीं बने होते ना, मिस स्टेटमेंट होती है, तो फिर हम ये देखते हैं कि सर मिस स्टेटमेंट मटीरियल है कि इममटीरियल है। सर देखें, ऑडिट के पूरे कोर्स में सिर्फ एक बेंचमार्क ध्यान में रखने के लिए, ध्यान में ये रखना कि 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास जनरली मटीरियलिटी होती है। मटीरियलिटी और भी बहुत सारे तरीकों से कैलकुलेट होती है, लेकिन आम तौर पे मटीरियलिटी कैलकुलेट ऐसे की जाती है कि 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा। अब बताओ सर, आसानी के लिए मैं अगर कहूं कि अगर सर मिस स्टेटमेंट ऐसी है कि वो 5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ज्यादा है, तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि ये मिस स्टेटमेंट क्या है? मटीरियल है। ये क्या है? मटीरियल है, और मैनेजमेंट इसको सही करने के लिए अग्री नहीं कर रही है, तो बताओ मैं क्या करूंगा? अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा। मॉडिफाई का मतलब क्या है यार? नहीं, सुनो, चेंज का मतलब क्या है? एक ऑडिट रिपोर्ट है जो लॉ में बनी हुई है, लॉ ने आपको एक ऑडिट रिपोर्ट दी है, पाकिस्तानी ऑडिट लॉ में ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनी हुई है। सर आपको कंपनीज एक्ट ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट ऐसे होनी चाहिए। किसकी? एक ऐसी कंपनी जिसमें सारे मामला बिल्कुल सही चल रहे हो। यानी सर लॉ ने जो हमें फॉर्मेट दिया है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट का, एक ऐसी कंपनी का जिसमें मामला बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर किसी कंपनी में मामला खराब हुए तो हम उस रिपोर्ट की वर्डिंग्स को क्या करेंगे? अच्छा सुनो सर, EY की ऑडिट रिपोर्ट उठाऊं, फर्गुसन्स की ऑडिट रिपोर्ट उठाऊं, एक जैसी होगी? है एक जैसी होगी? सर अगर एक जैसी नहीं हो ना, तो मिसाल के तौर पर मैं आया हूं पीले स्कूल से, मैं ऑडिट रिपोर्ट लिखना शुरू करूं, आई हैव ऑडिटेड द फलाना क्लाइंट एंड आई हैव नॉट फाउंड एनी मिस्टेक, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये या बाजी जे लेवल्स पढ़कर आ रही है, इन्होंने अंग्रेजी क्या लिखनी है? बहुत जबरदस्त किस्म की, गाड़ी किस्म की। एक यूजर और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अंग्रेजी देख रहा है, यार भाई क्या मैं हर केस में अंग्रेजी अलग अलग पढ़ूं? नहीं सर, लॉ ने क्या किया? वर्डिंग्स को क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइज कर दिया। तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स एक तरह बनती है, एक ही अंग्रेजी, एक ही फॉर्मेट, कोई चीज चेंज नहीं। चाहे वो रिपोर्ट KPMG से निकल रही है, चाहे वो रिपोर्ट EY से निकल रही है, चाहे वो रिपोर्ट जो है वो यूसुफ आदिल जिसका पुराना नाम डिलॉयट था, ठीक है जी, या वो जो है वो सर BDO से निकल रही है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? एक जैसी होगी, स्टैंडर्ड अंग्रेजी है उसकी। अच्छा अब बताएं, अगर सर कंपनी में कोई 2 नंबरी है, कोई मिस स्टेटमेंट है, मैं अपनी रिपोर्ट को चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? रिपोर्ट क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई। क्या हो गई? अब बताओ मॉडिफाई कब होती है रिपोर्ट? जब कोई मटेरियल में स्टेटमेंट निकलती है, ऐसा। सर अगर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है या मिस स्टेटमेंट इममटीरियल है, तो हम कौन सी रिपोर्ट इशू करेंगे? क्लीन रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, ऐसा। अब मुझे बताओ, लॉ में जो रिपोर्ट दी हुई है उसका फॉर्मेट किसका है? क्लीन रिपोर्ट का या मॉडिफाइड रिपोर्ट? क्लीन रिपोर्ट का। आप उसको सर जिस चीज के लिए भी मॉडिफाई करोगे वो रिपोर्ट क्या कहलाएगी?
मॉडिफाइड रिपोर्ट, ऐसा। फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपोर्ट को मॉडिफाई कब करते हैं? जब मटेरियल में स्टेटमेंट निकलती है, इमटेरियल नहीं निकलती, ऐसा। अब बताएं सर, मैं ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहा हूं सर। आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिपोर्ट, the auditor draw his conclusion whether the financial statements are prepared in accordance with applicable या acceptable financial reporting framework or not. The report is addressed to shareholders, not management, ठीक है जी। Audit report has a standardized format for circumstances in which financial statements are prepared as per financial reporting framework। उन्होंने कहा भाई ऐसे मामलात के लिए रिपोर्ट बनी हुई है, लॉ में बनी हुई है, जिसमें मामलात बिल्कुल सही हैं, कंपनी बिल्कुल सही चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। If the financial statements are not prepared as per financial reporting framework, the auditor amends or modifies the report accordingly. The report is not modified for immaterial misstatements. Instead, the report is modified only for material and ये क्या है? परवेज नहीं है, परवेसिव है। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास सर ट्रीट किया जाता है एज बेंचमार्क फॉर मटीरियलिटी, ठीक है जी। अब बताएं सर परवेसिव का मतलब क्या है? एक बच्चे ने कहा ह्यूज। देखो मुझे एक बात बताओ सर, एक बंदे को नजला है, पैर में तो दर्द नहीं हो रहा ना, मरेगा तो नहीं ना उससे। मैं कहूंगा भाई बंदा बिल्कुल फिट है, नजला है खाली इसको। परवेसिव का मतलब है एक चीज खराब तो सब खराब, ठीक है जी। एक चीज खराब तो सब खराब। एक बंदे को सर में गोली लग गई, जहां गोली लगी उसको, तो एक बंदा गया उसकी मैयत को देखने के लिए, कहता है अल्लाह का शुक्र है आंख बच गई, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ सर, परवेसिव का मतलब क्या है? इतना मटेरियल के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाए खराब। एक कंपनी में सर बैलेंस शीट पे 100 रुपए के एसेट्स हैं, 80 रुपए के उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मसला है। 80% प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो फिगर आ रही है वो गलत है। तो बताओ मैं क्या ये कहूं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, सिर्फ बंदे का जिस्म बिल्कुल सेट था, सिर्फ सर में छोटी सी गोली लगी थी। नहीं सर, इससे क्या मामला है? बेंचमार्क चेंज हो सकता है, शोएब 100% चेंज हो सकता है, ठीक है जी। आगे हमने सीखना है, ठीक है जी। अब बताएं सर परवेसिव का मतलब क्या है? एक चीज खराब तो अच्छा। अब मुझे एक बात बताएं सर, एक बंदे में 15 बीमारियां, तो मैं कहूंगा ये परवेसिव है। यानी सर मटीरियल इंपैक्ट ऐसा हो कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाए, खराब हो जाए। एक बीमारी इतनी बढ़ जाए, एक मसला इतना बड़ा हो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब कर दे, या इतने सारे मसले हो कि जिनका एग्रीगेट इंपैक्ट क्या आ रहा हो। मुझे एक बात बताओ सर, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक 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 क्लाइंट है, एक ऑडिट क्लाइंट है, सब जिसको सारी फर्म्स ने ऑडिट किया है, उसका नाम है पीआईए। पीआईए में जो है वो ऑडिट रिपोर्ट जब आती है, तो खैर उसकी ऑडिट रिपोर्ट अल्लाह करे क्लीन है, लेकिन एक जमाने में पीआई की ऑडिट रिपोर्ट में 17 मिस स्टेटमेंट्स आती थी। कितनी? इसके बावजूद वो कहते थे ये 17 भी मिला लो ना तो परवेसिव नहीं है। ऑडिटर कहते थे हाँ भाई 17 की 17 को ऐड भी कर लो तो परवेसिव नहीं बनता। यानी वो इतनी बड़ी कंपनी थी उस जमाने। परवेसिव का मतलब क्या है? 70-80% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब बने, ठीक है जी। तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा मुझे बताओ मटेरियल और परवेसिव दोनों का इंपैक्ट क्या है? दोनों में फाइनेंशियल जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या होगी? मॉडिफाई होगी। लेकिन जब परवेसिव इंपैक्ट होगा ना तो हम उसमें बहुत ज्यादा खराब करेंगे रिपोर्ट, गालियां लिखेंगे उसके, ऐसा नहीं, हमारी वर्डिंग्स कुछ और होगी, ठीक है जी। हमने आगे पढ़ना है सर। एक चीज होती है रिपोर्ट ओपिनियन को मॉडिफाई करना, क्वालिफाइड ओपिनियन देना, और एक चीज होती है एडवर्स ओपिनियन देना। क्या देना? एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं हम? जब परवेसिव इंपैक्ट हो। सिर्फ सर वो मटेरियल इंपैक्ट हो तो मॉडिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियन, ऐसा। क्वालिफाइड ओपिनियन सर बगैर क्वालिफिकेशन के हम रिपोर्ट कब देते हैं? सर जब रिपोर्ट क्लीन हो, यानी सर या तो मटेरियल या तो इमटेरियल में स्टेटमेंट्स हो या मिस स्टेटमेंट हो ही ना, ऐसा। परवेसिव के लिए कोई बेंचमार्क है? मैंने कहा ना 80, 70, 80%, यानी इसको देखते ही आपको नजर आएगा यार पूरी की पूरी बैलेंस शीट पे सत्यानाश है। जी सर, एक कंपनी है सर, उसके पास वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट पे कोई 90% बैलेंस शीट पे स्टॉक पड़ा हुआ है। 90% बैलेंस शीट उसका क्या है? और स्टॉक में चला गया सर पानी, और वो स्टॉक हो चुका है खराब। वो कह रही है भाई मैं तो एनआरबी पे लेके नहीं आऊंगा, ऐसी की तैसी में तो कॉस्ट पे रखूंगा। तो बताओ क्या करूं? मैं कहूं सब सही है बस स्टॉक खराब है,
नहीं सर, वो स्टॉक का इम्पैक्ट क्या है, इतना बड़ा है कि सर, ठीक है जी। अब बताएं सर, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कहां डिफाइंड है सर? कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, वैसे तो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी डिफाइंड है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का ऑडिट रिपोर्ट थोड़ा सा अलग है। पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट थोड़ी सी अलग है। हमने स्टैंडर्ड की ऑडिट रिपोर्ट उठाई, लॉ ने उसको अमेंड करके अपनी रिपोर्ट बना दी। तो बताओ हमारे यहाँ ऑडिट रिपोर्ट कहाँ अवेलेबल है? कंपनीज एक्ट में अवेलेबल है। वो कौन सी रिपोर्ट है? एक क्लीन रिपोर्ट है सर। अगर मैं उसमें किसी ऑडिट में जाके देखूं कि मटेरियल में स्टेटमेंट्स मौजूद हैं या परवेसिव में स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो मैं उस रिपोर्ट को क्या करूंगा? मॉडिफाई करूंगा। ऐसा एक बात बताओ, अगर मटेरियल में स्टेटमेंट होती है, रिपोर्ट क्या होती है? मॉडिफाई। लेकिन उसको क्या कहते हैं? क्वालिफाइड। क्या कहते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। परवेसिव हो तो हम क्या कहते हैं? एडवर्स ओपिनियन। ऐसा एडवर्स ओपिनियन कब दूंगा? क्वालिफाइड ओपिनियन कब दूंगा? सर जब मटेरियल में स्टेटमेंट हो। क्लीन रिपोर्ट कब दूंगा? सर जब रिपोर्ट एडवर्स होती है, ओपिनियन एडवर्स होता है या ओपिनियन क्वालिफाइड होता है, इन दोनों को मैं कहता हूं मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्या कहता हूं? मॉडिफाइड क्यों कहता हूं? क्योंकि हमने ओरिजिनल रिपोर्ट के अंदर वर्डिंग्स क्या कर दी? चेंज कर दी। ओरिजिनल रिपोर्ट के अंदर अगर आपने 2 वर्ड्स भी चेंज कर दिए, वो रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड। फिर पूछ रहा हूं, मिस स्टेटमेंट अगर मटेरियल हो, कौन सी रिपोर्ट? क्वालिफाइड। मिस स्टेटमेंट परवेसिव हो, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। ये दोनों क्या कहलाते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन। सर मिस स्टेटमेंट इमटेरियल हो तो? सर इसका मतलब एक छोटा सा डायग्राम यहां बनाने सर हमारे लिए। सर मेरे पास अगर सर इमटेरियल में स्टेटमेंट है, नहीं कम्युनिकेट भी हम नहीं करते ना, खामखा शेयर होल्डर को क्यों एक छोटी चीज के लिए परेशान करें? नहीं, मैनेजमेंट को हम बताते सर। उसके बाद मुझे बताएं, इस केस में ओपिनियन कौन सा इशू होगा? क्लीन या अनमॉडिफाइड? फिर इधर सर क्वालिफाइड सिर्फ बंदा ही अच्छा होता है, एडवर्स। आप बताओ सर ये दोनों क्या कहलाते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियंस। डन। ठीक है जी। आप बताएं सर मेरे बच्चों, भेजे में बैठ गई ऑडिट रिपोर्ट। जल्दी से बताएं 5 एलिमेंट्स कौन सा ऑडिट के? सर हम ऑडिट में मिस्टेक फाइंड करते हैं तो हो सकता है वो मैनेजमेंट ने इंटेंशनली ना की हो, इसीलिए बेटा हम जैसी मिस्टेक फाइंड करते हैं मैनेजमेंट को बताते हैं कि देखिए ये मिस्टेक है, आप इसको सही कर लें। मैनेजमेंट कहती है मैं नहीं सही करूंगा, तो हम उसको काउंट करते हैं मिसस्टेटमेंट। ठीक है जी। अगर हमने एक मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी, तो सर फिर वो मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है जी। सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? बहुत ठंडी एसी बंद किया हमने, लेकिन हमें कुछ फील नहीं हुआ जी। बड़े हम आगे दोस्त बढ़ जाए जी। बराबर। इंटरनल ऑडिट्स क्यों रखती है बताऊं? ताकि छुपा सके। नहीं चलो मुझे बताओ, ये समझ आ गया? तो मैं सिर्फ एक बच्चे को समझाने के लिए और एज अ क्लास सारा जो टोन सेट करने के लिए ना बता देता हूँ, ताकि हमारे जहन में कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि जब सारा काम इसी ने करना है तो इंटरनल ऑडिटर क्यों अपॉइंट हो। मुझे बताओ सर, ये है शेयर होल्डर। ठीक है जी। शेयर होल्डर के नीचे कौन आता है? वेरी गुड। डायरेक्टर्स आते हैं। चर्सी सर ये हमारा बोर्ड है। ये पहला डायरेक्टर है, दूसरा डायरेक्टर है, तीसरा डायरेक्टर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और क्या कह रहा हूं? 6 क्या? 6 माद है। क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, ओपिनियन ओपिनियन होता है बेटा, रिपोर्ट मॉडिफाई होती है जी। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास शेयर होल्डर्स हैं, उसके नीचे 8 बोर्ड मेंबर्स हैं। ये 8 बोर्ड मेंबर्स कौन है सर? मेजर शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को चलाने वाले, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या ये 8 के 8 लोग कंपनी में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक? नहीं।
एक डायरेक्टर शायद पूरी कंपनी में ऐसा होता होगा जो वहां बैठा होता होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है, बाकी कोई डायरेक्टर नहीं होता। डायरेक्टर आते ही नहीं है कंपनी में, 4-4 महीने में एक दफा आते हैं, 3-3 महीने में एक दफा आते हैं, एक मीटिंग करके चले जाते हैं बस। तो मुझे बताओ, इसके नीचे तो पूरी एक चेन है ना, किसकी? मैनेजमेंट की। उसके नीचे सर एम्प्लॉइज हैं। तो बताओ ये डेली का काम देखता कौन है? सर ये लोग देखते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज देखते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर कोई 2 नंबरी चल रही हो तो वो कौन बताएगा डायरेक्टर्स को? सर एक यहाँ छोटा सा डिपार्टमेंट होता है जो क्या कहलाता है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता है? सर डेली बेसिस पे चीजों को चेक करना, डेली बेसिस के ऊपर ऑडिट करना, ठीक है जी। और ये बंदा क्या करता है? ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं करता। किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टर्स को भी। वो भी सब डायरेक्टर्स को नहीं। इन डायरेक्टर्स में कोई 3-4 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑडिट कमेटी का। क्या नाम देते हैं? ऑडिट कमेटी का। ये मुझे बताओ, है मैनेजमेंट के पार्ट? है डायरेक्टर्स ही। लेकिन सर ये क्या करता है? इन लोगों की एब्सेंस में इस पूरे ऑपरेशन को देखता है। मुझे एक बात बताएं सर, एक एम्प्लॉय ने 2 नंबरी की, एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा साल के एंड पे, ये दरमियान में कौन काम कर रहा होगा देखने के लिए? इंटरनल ऑडिट ने उसको पकड़ा तो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा किसको? ऑडिट कमेटी को, डायरेक्टर्स को, कि भाई देख लो यार यहाँ गंद हो रही है, ऐसा। अब बताओ सर, सुनो, ये बंदा, सुनो, ये बंदा बायस हो सकता है एम्प्लॉइज के लिए? बायस हो सकता है? नहीं। क्या ये बंदा मैनेजमेंट के लिए बायस हो सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन ये बंदा डायरेक्टर की गलतियों को छुपा लेगा। वहां पर इसकी इंडिपेंडेंस मार खाती है। क्यों? इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? और कुत्ता कभी भी उस हाथ को नहीं काटता जिस हाथ से उसको हड्डी मिलती है। इंसान काट लेता है कभी, ठीक है जी। इंसान को एक जगह से मिल रहा हो ना रिस्क, उसको कीड़ा काटता है तो, ठीक है जी। लेकिन कुत्ते की खसलत होती है कि वो कभी भी उस हाथ को नहीं काटता जिससे उसको रोजी मिल रही हो। तो मुझे एक बात बताओ सर, इसको रोजी कहां से मिल रही है? क्या ये काटेगा उनको? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि अगर ये को गलती करेंगे तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो जाके सीधा शेयर होल्डर्स को बताएगा, आपको पता है कि जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया वही हरामखोर है जी। देखो, डायरेक्टर्स की गलती कहां होती है, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इस डायरेक्टर का ना एक भाई है जो दूसरी जगह काम कर रहा है, उसकी कंपनी है। ये डायरेक्टर कंपनी को फोर्स कर रहा है कि उसके साथ बिजनेस करो और उस बंदे को फायदा पहुंचाओ। अब मुझे बताओ, ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए कि यार इस बंदे का एक रिश्तेदार है दूसरी जगह पे कंपनी ओन करता है और हम उसके साथ ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है। बिल्कुल 7-8 डायरेक्टर्स हैं, उनके अपने उल्लू हैं, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिटर को पता चल गई ये दूसरे नंबर वाला हरामखोर है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जाके किसी जगह पे कम्युनिकेट करेगा? सर अगर वो बहुत ऑब्जेक्टिव है, बहुत ईमानदार है तो कर देगा, अदरवाइज सर आम हालात में इस तरह के लोग नहीं होते। तो इंटरनल ऑडिटर को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। लेकिन वो डायरेक्टर्स के लिए हर, अब मुझे बताओ सर, जब हम जाते हैं ऑडिट करने के लिए, सर ऐसा दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे जो वक्त के साथ, आई कैन फील इट फॉर यू, ठीक है ना। इंटरनल ऑडिट सीए करता है या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री कौन सी, ठीक है जी। ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूँ वो कह रहा है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज के लिए है लीगल रिक्वायरमेंट। वहां लिखा हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर को इतने इतने साल का तजुर्बा होना चाहिए या एटलीस्ट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, एक चीज सुनो, ये रिपोर्ट इनको करता है, अपॉइंट पूरा बोर्ड करता है इसको, ये रिपोर्ट किसको करता है? खाली ऑडिट कमेटी को। क्लियर है? अब बताएं सर, इंटरनल ऑडिटर की प्रेजेंस का लॉजिक समझ आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सटर्नल ऑडिटर साल में कब आके ऑडिट करता है? साल के, अच्छा ये बंदा ना बाज़ औक़ात प्री ऑडिट भी करता है। प्री ऑडिट समझते हो क्या होता है? काम होने से पहले चीजें चेक कर रहा होता है कि वो सही चल रही है नहीं चल रही है, काम हो रहा है उस वक्त भी चीजें चेक कर रहा होता है। ऑडिटर आके कब चीजें चेक करता है? साल के एंड में जब काम हो चुका है सब कुछ, तब। इस हाफ ईयरली में आके हम रिव्यू करते हैं, ऑडिट नहीं करते हैं। हाफ ईयरली में जो स्टैंडर्ड में प्रोसीजर्स लिखे ना, वो कहते हैं कि आप जाओ सीईओ के साथ बैठो, इंक्वायरी कर लो, थोड़ी बहुत बातचीत कर लो, है?
हाँ, ताकि आप ऑडिट को सही तरीके से प्लान कर सको। पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे यहाँ लड़के जाते हैं रिव्यू करने के लिए, पूरा ऑडिट करके आ जाते हैं। पाकिस्तान में रिव्यू भी ऑडिट है और ऑडिट भी ऑडिट है, ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। वैसे है ऐसा नहीं, 70-80% काम रिव्यू में, इंक्वायरी में होता है, मतलब बातचीत। सुनो जरा दोस्त, सुनो सुनो, बड़े एक से भागे, बढ़ जाए। अभी तक क्या कर रहा था तू? कर लिया ना, ये कॉपी नहीं किया गया अभी तक। संडे को ऑफ होगा, बिल्कुल मेरा ऑफ होगा। हाँ, कल आप लोग की आकाश भाई की क्लास है ऑडिट रिस्क की, ठीक है। हाँ, अब ऐसे होगा कि वो ऑडिट रिस्क पढ़ा रहा होगा, मैं ऑडिट एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। हमने हर एक चैप्टर को इस तरह प्लान किया है कि वो पूरा सिंक्रोनाइज चले, ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, 1.5 क्लास और है इसका। चैप्टर 1 में किताब में जितनी चीजें अभी कराऊंगा, कीपर के पास बॉल जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना, सारा करा के भेजूंगा। संडे को कंप्लीट ऑफ करवा दे 7, 8, 9 की। हाँ, वो कपड़े वपड़े धोने होते हैं ना लोगों को। इस बैच में रमजान है, इस बैच में बकरा ईद है, इस बैच में मुहर्रम भी है। तो मुझे खुद बताओ, एंड में आके मैं आपकी गालियां सुनूं कि कोर्स वक्त पे कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा अभी काम कर लें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना? जी जनाब। हाँ, मैं पेस नहीं बढ़ाऊंगा भाई, मैं टाइम ज्यादा लगाऊंगा, मैं पेस नहीं इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना, मैं इसी पेस से चलूंगा ताकि एक चीज क्लियर रहे तुम लोग। सर 4.5% शेयर होल्डर्स के लिए भी मसला नहीं है ना, मतलब वो सही है। 1 पॉइंट ऊपर कर दो ऐसे। नहीं नहीं यार, जरूरी नहीं है 5% भाई, आगे बहुत सारी चीजें हमने देखनी है। जी जनाब, फेयर डू। कर लिया कॉपी? कहाँ गया? ऑडिट एविडेंस भी दिखा दें सर? किस चीज का? नोट्स अवेलेबल कब होंगे? आज। पहले चैप्टर के नोट्स में अभी आपको दे रहा हूँ, दिखा भी देता हूँ आपको। बड़े आगे हम। बिठा दो बेटा, कर लिया, आगे बढ़ जाए हम। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, थोड़ा सा आराम से रहना, ठीक है। चलो जी, बड़े, ये पीडीएफ भी तो दे रहा हूं ना मैं, लेकिन भाई अपने हाथ से चीजें लिखना जरूर, ठीक है जी। लिख लिया? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर ये है हमारे पास अब फाइनल एक डॉक्यूमेंट, तो ये हमने सारी एक चीज रख ली, 3 पार्टीज आ गए हमारे पास, मैनेजमेंट, ऑडिटर, शेयर होल्डर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए, इनका रिलेशनशिप भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर सर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब कुछ आता है, ये हम सबको पता है। आईएफआरएस में सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या तो एप्लीकेबल या एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ये भी आपको पता है सर। हमारे पास ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, और सर ऑडिट रिपोर्ट। सर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मैं मॉडिफाई करूंगा, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा। ये एक पेज की समरी है, इसकी डिटेल समरी भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है जी। सर डिटेल तो फिर समरी कैसे? अच्छा सर, एक चीज और सुन लो, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या मैं राइस की किताब से पढ़ लूं? बहुत अच्छा सवाल इससे पूछा, और देखो जो बंदा अच्छा काम करता है ना उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। मेरा जवाब है नहीं। क्यों? हमने अपनी किताब में सब डाल दिया, ठीक है जी। हर एक ने जहां जहां पर जो चीज कवर की है वो हमारी किताब में आपको मिल जाएगी, उससे 50 चीजें ऊपर मिलेगी। हमारी किताब कवर्ड, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट कवर्ड, राइस कवर्ड, बलोचिस्तान कवर्ड, कश्मीर कवर्ड, बांग्लादेश कवर्ड, सब कवर्ड, ठीक है जी।
आपको मैं बता रहा हूं सर, बड़े माँ के दोस्त, युगांडा भी कवर्ड। चलें जी सर, एक स्टेप आगे जाएं, अपने पास हेडिंग डालोगे अभी है टाइम, अच्छा 4:20 हो गए, चलो हम ये नया टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, इसकी ब्रीफ से हम डिस्कशन करते हैं, मैं ऑफ करता हूं। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये कि यार आप जब ऑडिट करने जाओ ना, तो आप मैनेजमेंट को ना हाजी सनाउल्लाह समझो कि ये तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, ये मस्जिद से सिर्फ बाहर खाना पीने करने के लिए निकलता है, बाकी बैठता ही मस्जिद में, इसका सीईओ, तो आप इससे समझते हैं कि कोई गलत काम करेगा ही नहीं। या आप ये नहीं समझेंगे भाई मैनेजमेंट एक डाकू है, चोर है, ठीक है जी, नहीं। आपने एक स्केप्टिकल माइंड रखना है, ये सोच के चलना है कि जी मेरी सारी कंक्लूजन, मेरा सारा ओपिनियन सिर्फ हालात और एविडेंस को देख के होगा, मैं जज नहीं करूंगा किसी चीज को, ठीक है जी। यानी मैनेजमेंट इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है जी। डिक्शनरी मीनिंग स्केप्टिसिज्म की क्या है? शक शुबा करना सर, दिमाग में एक शक्की ज़हन रख के चलना। मैं बड़ा बेसिक से एक सवाल पूछता हूँ सर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। मुझे एक बात बता, मैं एक सिक्का उछालता हूँ, हेड आता है, दूसरी दफा हेड आता है, तीसरी दफा हेड, 100 दफा सिक्का उछालता हूँ, हेड आता है, 101वीं दफा हेड आने के चांसेस कितने? वेरी गुड सर, 50%, 100% नहीं। 100 दफा ऑडिट कर लूं एक क्लाइंट पे, मुझे आज तक कोई मसला नजर नहीं आया, ठीक है जी, और मतलब माशाल्लाह इतने हाजी लोग कि यार आपकी सोच है, 1 रुपया हराम नहीं खाते, एक जगह 2 नंबरी नहीं करते सर। लेकिन अगली दफा जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा, इट विल बी अ न्यू ऑडिट, मुझे अपने जहन पे कोई प्री कंसीव्ड सेटअप नहीं रखना, ठीक है जी। चलिए जी सर, ये आगे हम इसको पढ़ेंगे सारी चीजें इसमें सर, कल देखते हैं इसको इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्या चीज? अच्छा, पीटीएम। चले जी, थैंक यू वेरी मच यार, मैं 5 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूँ, एक मीटिंग है आई कैप की। थैंक यू जी।